बात आज की चैनल के कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत का ध्यान रखने के लिए सारे विशेषज्ञ डॉक्टरों को अपने चैनल पर बुलाते हैं, स्टूडियो में बुलाकर उनसे इंटरव्यू करते हैं और उनकी आपसे बातें करवाते हैं, आपके सवालों के जवाब दिलवाते हैं। आज जो डॉक्टर हमारे बीच में हैं वो डॉक्टर प्रतीक कोठारी अस्थमा, टीबी, श्वास रोग विशेषज्ञ हैं और मित्तल हॉस्पिटल के अंदर कार्यरत हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। इस कार्यक्रम को मैं शुरू करूं इससे सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कोठारी जी कि आप आए और आपने हमारे कार्यक्रम में भाग लिया। डॉक्टर प्रतीक कोठारी हमारे पास किशनगढ़ के रहने वाले हैं और किशनगढ़ में ही उनका बाल्यकाल गुजरा है। मैं इससे पहले कि आपसे बात शुरू करूं, मैं चाहूँगा कि स्वास्थ्य दिवस पर ये जो कार्यक्रम है हमारा वो विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी निरोगी और स्वस्थ काया के लिए मैं स्वास्थ्य दिवस पर बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहेंगे। इस कार्यक्रम में जो स्वास्थ्य पर चर्चा का विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रतीक कोठारी, उनसे सबसे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, किशनगढ़ एक छोटा सा कस्बा है, उस कस्बे से निकलकर आप इतनी लंबी यात्रा करते हुए मित्तल हॉस्पिटल में आए हैं। आपकी यात्रा कैसी रही? आपका बाल्यकाल कैसे रहा? आपकी परवरिश कैसे हुई और किस तरीके से आप इस लाइन में आते हुए और इतने बड़े पोस्ट पर पहुँच गए? किशनगढ़ मेरा बर्थ प्लेस है, वहीं मेरी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल किशनगढ़ से हुई जी। उसके बाद प्री मेडिकल टेस्ट MBBS अजमेर से करी जी। JLN मेडिकल कॉलेज, PG उदयपुर RNT मेडिकल कॉलेज से जी। तो भगवान और माता पिता और गुरुओं का आशीर्वाद, जिसे कहते हैं आशीर्वाद और प्यार जी, उसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। चलिए, आपने बहुत बढ़िया आपकी यात्रा रही और आप अच्छा है कि आपके अंदर ये संस्कार है कि आप अपने माता पिता गुरुओं को और मित्रों को उनके आशीर्वाद को अपनी कामयाबी का कारण मानते हैं। बड़ी बात है। सबसे पहले क्योंकि आप श्वास रोग विशेषज्ञ हैं, दमा और टीबी विशेषज्ञ हैं, तो आपकी बात दमा से ही शुरू करूँगा। अजमेर दमा के मरीजों का शहर है। अजमेर में पता नहीं वातावरण ऐसा है कि यहाँ की वायु ऐसी है, यहाँ की वनस्पति ऐसी है, ये मुझे पता नहीं। पर यहाँ दमा रोग 18 या 20 साल से बचपन से ही शुरू हो जाता है और 50 साल तक पहुँचते पहुँचते दमा रोग बहुत शिद्दत से आ जाता है। तो दमा रोग क्या है और ये कैसे होता है? बेसिकली अस्थमा जो है, अस्थमा अगर अपन सामान्य लैंग्वेज में समझे, श्वास नली में सूजन आने की वजह से सिकुड़न आ जाती है और मरीज को जो है सांस लेने में तकलीफ़, खांसी, छाती में जकड़न, ये लक्षण आने लग जाते हैं। ये क्यों होता है? जनरली एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है, एक जेनेटिक्स का बड़ा रोल है कि आपके परिवार में अगर कोई चीज़ चल रही होती है तो अस्थमा कॉमनली एक परिवार में रन करता है। बिल्कुल। आपके एल्डर्स में, आपके साथ वाले सिबलिंग्स में ये कॉमनली देखा जाता है। एनवायरनमेंट अजमेर के आसपास जैसे इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ रही है जी। पहले अजमेर में इतनी इंडस्ट्री वगैरह नहीं हुआ करती थी। मार्बल इंडस्ट्री है, क्वार्ट्ज इंडस्ट्री है ब्यावर में, तो आसपास और फिर वनस्पति कटती जा रही है, जंगल कम होते जा रहे हैं, फ्रेश एयर कम होती जा रही है। इस वजह से ये इस तरीके की बीमारियां जो हैं वो बढ़ती जा रही है। पॉल्यूशन एक बड़ा फैक्टर साथ में होता जा रहा है। इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ रही है, आउटडोर एक्टिविटीज़ ख़त्म होती जा रही है, तो जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो लोगों में ख़त्म होती जा रही है। इस वजह से श्वास रोग आज के 20-25 साल पहले के लिए कॉमन नहीं थे जी। आजकल अजमेर ही नहीं अपितु भारत में भी जो है इस तरह के रोगी बढ़ने लगे। दमा के रोगी के बारे में यह कहा जाता है कि आजकल जो बबूल के पेड़ हैं या इस तरीके की घास उग रही हैं, क्या इसके अंदर इसका भी योगदान है? बिल्कुल। एलर्जी जो एक बड़ा फैक्टर है अस्थमा के होने में, उसमें पोलेंस है, आसपास पालतू जानवर है, पेट्स है, डॉग्स, कैट्स, बारिश के मौसम में जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है जी, तो फंगल आपने देखा होगा दीवारों पे काले काले चकते या ह्यूमिडिटी हो जाती है जी। इनका एक बहुत बड़ा रोल है। अस्थमा के ट्रिगर्स हम इनको बोलते हैं। इन ट्रिगर्स की वजह से अस्थमा जो है वो काफ़ी मौसम चेंज होने पे जी, ठंडा ह्यूमिड मौसम अस्थमा रोगियों के लिए काफ़ी डेंजरस होता है। उसी की वजह से मौसम चेंज होने पे अस्थमा काफ़ी कॉमनली देखे जाते हैं।
दमा रोग जो होता है शुरू में तो थोड़ी तकलीफ़ों के साथ में शुरू होता है और बाद में होते होते इस स्टेज पर पहुंच जाता है कि आदमी की जान तक ले लेता है। तो क्या ये जानलेवा रोग है या ये ऐसा ही है कि ठीक किया जा सकता है, काबू में किया जा सकता है? देखिए, अर्ली स्टेज पे अगर ध्यान दे लिया जाए, डॉक्टर से परामर्श ले लिया जाए, सही तरीके से ट्रीटमेंट प्रिवेंशन कर लिया जाए, तो जो आप जानलेवा वाली जो बात कर रहे हैं, अगर वहाँ तक नहीं पहुँचता है, जनरली क्या होता है, पेशेंट ट्रीटमेंट लेता नहीं है, लेता है तो इरेगुलर लेता है, ध्यान नहीं देता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जब जाके डॉक्टर से या कंसल्ट किया जाता है जी जी, तब जाके ये कंडीशन आती है। अदरवाइज कंट्रोल किया जा सकता है, क्यूरेबल नहीं है कंप्लीटली। यस, इट इज़ कंट्रोलेबल, नॉट क्यूरेबल। ये बड़ी बात बताई दोस्तों। अगर आप के कहीं अस्थमा के लक्षण आपके अंदर आते हैं, सांस लेने में आपको तकलीफ हो रही है, जिसे डॉक्टर ने बताया, तो ऐसी हालत के अंदर आप सीधे जितना शीघ्र हो सके डॉक्टर से संपर्क करें। ये आपको जानलेवा होने तक की स्थिति तक पहुंचाने से पहले की बात है, क्योंकि डॉक्टर साहब बता चुके हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसे कंट्रोल में, नियंत्रण में किया जा सकता है, शांत नहीं किया जा सकता इसे। इसके लिए, इस रोग को शांत रखने के लिए जो साधन होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। अस्थमा कितने प्रकार का होता है? जनरली अस्थमा 2 प्रकार का माना जाता है, इंटरमिटेंट जी एंड परसिस्टेंट। ओके। इंटरमिटेंट जो अंतराल पे होता है, लाइक कम्स एंड गोज, साल में पेशेंट कुछ समय के लिए ठीक रहेगा, कुछ समय खराब रहेगा, खराब में भी अगर ध्यान न दिया तो बहुत खराब हो जाएगा। परसिस्टेंट पूरे साल मरीज को अस्थमा के कोई ना कोई सिम्टम, जैसे खांसी, छींके, छाती में जकड़न, बार बार श्वास का फूलना, ये प्रॉब्लम रहती है। जी 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 जी। कुछ अलग तरीके के अस्थमा भी होते हैं, जैसे चाइल्डहुड, एडल्टहुड, मतलब चिल्ड्रंस में होता है, एडल्टहुड में होता है, ऑक्यूपेशनल, ओके, आप जहाँ काम कर रहे हैं उसके एनवायरनमेंट की वजह से, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड, व्यक्ति को कोई सिम्टम नहीं होते, जैसे ही एक्सरसाइज शुरू करता है सांस में तकलीफ शुरू हो जाती है। जी जी। तो ये कुछ टाइप्स है अस्थमा के। जी हाँ, किशनगढ़ के आप रहने वाले हैं और किशनगढ़ खानों का शहर है, जहाँ आसपास बहुत बड़ी बड़ी मार्बल की खाने हैं, मार्बल की मंडियाँ हैं, गैंगसा हैं, और वहाँ मज़दूर जितने भी हैं बिहार से, उत्तर प्रदेश से, जाने कहाँ के लोग आते हैं, और मोस्टली उनके अंदर ये बीमारी तो होती ही होती है, कमोवेश हर मज़दूर के साथ में ये बीमारी होती है। तो इसके लिए आप क्या वो कहेंगे? जनरली अगर मास्क पहन के काम किया जाए आपके एनवायरनमेंट में जी, तो इससे काफ़ी बचा जा सकता है जी। आपको अगर किसी चीज़ से एक्सपोजर नहीं होगा, अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है या जो पार्टिकल आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं जी, अगर उससे एक्सपोजर नहीं होगा, आपके लंग्स तक नहीं पहुंचेंगे, तो ये प्रॉब्लम कम की जा सकती है कुछ हद तक। जी जी जी। ये अस्थमा अटैक होता है, जैसे कहा जाता है कि यार अस्थमेटिक अटैक हो गया उसके ऊपर, तो ये अटैक क्या होता है अस्थमेटिक, और इसके होने पर लक्षण क्या हैं, और होने पर हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या क्या उपचार करना चाहिए? मैंने जैसे पहले भी बताया कि अगर आप जितना जल्दी डॉक्टर से या क्लिनिशियन से संपर्क करेंगे तो ये जो स्थिति आप बता रहे हैं वो नहीं आएगी। अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, रेगुलर परामर्श नहीं करते हैं, तब जाके ये स्थिति आती है जिसको अस्थमा अटैक, जैसे सांस लेने में तकलीफ एकदम से आ जाती है, रोगी के शरीर में बेचैनी बढ़ जाती है, पसीना आने लगता है, शरीर नीला पड़ जाता है, खांसी अत्यधिक मात्रा में हो जाती है, पेशेंट मतलब खांसता ही रहेगा, आप इरिटेट हो जाएंगे कि यार इसको क्या हो रहा है। सांस लेने में इतना वो होगा कि मरीज कहेगा साहब किसी ने मेरी छाती को एकदम से जकड़ लिया है, तो ये अस्थमा अटैक ओके होता कहलाता है, ये अस्थमा अटैक। बिल्कुल। तो आप अगर राइट टाइम आप डॉक्टर्स या हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे तो बहुत सारी मेडिकेशन है, लेते ही आपको विद इन मिनट्स और आवर्स आराम आना शुरू हो जाता है। अगर ये आपने निकाल दिया तो फिर वो जो जानलेवा वाली कंडीशन है वो वेंटिलेटर तक जाने की नौबत। प्रदीप जी, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस समय हमारे ऊपर अटैक होता है अस्थमा का और हम इनहेल करते हैं पंप से दवाई को, तो वो क्या आदत पड़ जाती है उससे कि वो उसी से होगा, हैबिचुअल हो जाते हैं उसके, या ऐसा ये है कि कभी हो जाए तो कर लेना चाहिए, या एक बार कर लें, जैसे इंसुलिन की आदत पड़ जाती है वैसी इस आदत हो जाती है क्या इसकी? नहीं, ऐसा नहीं है। अटैक के टाइम तो आपको मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो उस टाइम भी लोग क्या करते हैं जनरली कि इनहेलर लिए जा रहे हैं, वो गलत है, वो गलत है। एस्थलीन होती है उसमें, एस्थलीन होती है, वो आपकी धड़कन बढ़ा देती है और आप अटैक में मतलब आपकी धड़कन बढ़ जाएगी, आप पाल्पिटेशन वगैरह आने लग जाएंगे, आपकी धड़कन बढ़ जाएगी। तो इसलिए बेटर
बेटर ये रहता है कि अस्थालिन की जगह बहुत सारी नए मेडिकेशन आ गए हैं, नेबुलाइजर है, तो अटैक के टाइम में आप इंजेक्टेबल्स, नेबुलाइजर, ब्रोंकोडाइलेटर्स, बहुत सारी चीज़ें आ गई है। इनहेलर आप ढंग से नहीं ले पाते हैं, वो असर नहीं करता है, तो आप जो सामान्य डोज है उससे अत्यधिक मात्रा में डोज ले लेते हैं बट इफेक्ट नहीं आता है। तो बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर, आप उसके गाइडेंस में। जिस समय जैसे गांव का एक आदमी है, उसको अटैक आ गया है, वो जब तक शहर तक पहुंचेगा, जब तक डॉक्टरों तक पहुंचेगा, तो वो फिर वो पंप ले लेता है, एस्थलीन का जो पंप ले लेता है। हाँ, तो एस्थलीन को अवॉइड करें, बहुत सारी मेडिसिन और आ गई हैं, ओके, वो आपको कंट्रोल करवा देगी और एक निश्चित अस्पताल जहाँ नियरेस्ट, जहाँ ये सारी सुविधा नेबुलाइजर, ऑक्सीजन वगैरह है, वहाँ पहुँचा देगी। इसका मतलब अस्थमा से बचने के लिए क्या बचपन से ही, या हेरिडिटरी होगी तो आ ही जाएगा, या बचपन से ही कोई सावधानियां बरती जाए तो हम बच सकते हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, अस्थमा से बचा जा सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन अगर फैमिलियल है तो वो कहीं ना कहीं किसी एज में एक बार प्रेजेंट ज़रूर करता है। अगर आप ध्यान दे देंगे, ट्रीटमेंट करा लेंगे, अपनी जांचें सही समय पे करा लेंगे, तो आप इससे बच भी सकते हैं। चलिए, अब आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा डॉक्टर साहब जिसका शायद आपके पास जवाब नहीं होगा, पूछ लूँ? बिल्कुल। हाँ, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि ये क्यूरेबल क्यों नहीं है? अस्थमा, सारे रोग क्यूरेबल हो गए, तो ये अस्थमा जैसा रोग क्या वजह है कि ये क्यूरेबल नहीं है? देखिए, मैंने इंटरव्यू के शुरुआत में ही बोला था, इट इज नॉट क्यूरेबल, इट्स ओनली कंट्रोलेबल। क्यों? इस रोग की जैसे डायबिटीज है, बीपी है जी, ये खत्म नहीं होते। उसी तरीके की एक बीमारी अस्थमा है जी, वो साल में कुछ टाइम परेशान करती ही है। लाइलाज होना एक अलग चीज है कि कोई इलाज नहीं है। हाँ, इसका इलाज है अपने पास, कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, कई बार खत्म भी हो जाता है, अर्ली एज में पता लग गया तो बहुत टाइम तक वापस पेशेंट को परेशान नहीं करता है। लोग डायबिटीज और बीपी का इलाज बड़े शांत, बड़े आराम से लेते हैं, और इनहेलर का नाम आते ही बस वो घबरा जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो लेकिन ये एक भ्रांति है, कोई आदत या ऐसा कुछ नहीं है कि वो दवा काम करना बंद कर देगी, या मेरी आदत पड़ जाएगी, या मेरा काम नहीं चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डोजेस धीरे धीरे कम हो जाती है, और कई बार कई पेशेंट अगर रेगुलर फॉलोअप में रहते हैं तो बंद भी हो जाते हैं। मित्तल हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं। मित्तल हॉस्पिटल में अस्थमा, श्वास रोग और जो टीबी और सारी चीज़ें हैं, उसका क्या सुविधाएं हैं आपके पास? देखिए, हमारे यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल है। इन्वेस्टिगेशन में देखा जाए, जो अस्थमा के डायग्नोसिस के लिए चाहिए जनरली एक्सरे, सीटी स्कैन, स्पायरोमेट्री, सारी अवेलेबल है। मैनेजमेंट के रिगार्डिंग नेबुलाइजर, इनहेलेशन मेडिकेशन सारी अवेलेबल है। एलर्जी टेस्टिंग्स अवेलेबल है जी। मान लीजिए वेंटिलेटर या आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो एक टर्सरी केयर सेंटर है अजमेर में जो अवेलेबल है। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि दोस्तों, कभी भी आपको अगर कोई अस्थमा या सांस से जुड़ी हुई कोई परेशानी हो तो डॉक्टर प्रतीक कोठारी आपकी सेवाओं में हमेशा हाजिर रहेंगे। आपको इनसे संबंध करना है तो मित्तल हॉस्पिटल में आप इनसे मिल सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, और आपकी जो भी शिकायत आपको ये बता ही चुके हैं, इसका इलाज ये जड़ से नहीं जा सकता, लेकिन इसको नियंत्रण किया जा सकता है, और जो बीमारी नियंत्रित की जा सकती है उसे जानलेवा न बनाएं। समय पर आप पहुँचें, डॉक्टर से संपर्क करें। आप डॉक्टर साहब आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।